Okay student, moving forward in the chapter linear equation series, this video is about the statement questions of exercise 3.6, and again we will be doing the statement questions of exercise 3.7, which is your optional exercise, although it is written that this exercise is not from CBS syllabus point of view, but the questions related to this exercise are asked in the boards. So you should try to do the optional exercises as much as you can, because even if the questions from optional exercises are not asked as per se, but then at times the questions which are related to those questions are asked in the boards, and standard लेने वाले students के लिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. So moving on to the first question of exercise 3.6. First question was all about the numerical question, where we did the questions in the previous video by reducing them, and now we move on to the statement questions. So 3.6 के जो statement questions हैं उन questions को हम one by one tackle करने की कोशिश करते हैं. तो पहला जो question है वो बोट का है. बोट में के questions के अंदर आपको एक चीज़ सबसे पहले समझनी है, और वो ये है कि कोई भी बोट जब पानी के अंदर बहती है, ठीक है, सो दिस इज़ द स्ट्रीम एंड दिस इज़ द बोट, ठीक है. तो जो तुम्हारी बोट है, अगर हम उसकी स्पीड को x लेंगे और पानी की भी कुछ स्पीड होगी तो उसको हम y लेंगे. जब कोई बोट पानी के बहाव के साथ ही बहती है, देन वी कॉल दिस एज डाउन स्ट्रीम. और डाउन स्ट्रीम के अंदर जो स्ट्रीम की स्पीड है वो बोट की स्पीड को ऐड अप होती है. मतलब जो बोट है वो स्ट्रीम के साथ ज़्यादा तेज़ी से बहती है, क्योंकि स्ट्रीम भी उसी साइड में बह रही है, बोट भी उसी साइड में बह रही है, तो दोनों की स्पीड ऐड अप हो जाती है. तो उस टाइम के ऊपर जो तुम्हारी नेट स्पीड होगी वो x प्लस वाई होगी. लेकिन अगर पानी जो का बहाव इस तरफ है और जो बोट है वो इस तरफ को बह रही है, तो ये तुम्हारा x है, ये y है, ये स्पीड ऑफ द बोट और ये स्पीड ऑफ द वाटर है. तो अगर जैसे आपने कई बार देखा होगा, तेज़ आंधी में जब आप साइकिलिंग करते हो तो आप पीछे की तरफ जाते हो, बिकॉज आंधी अगर दूसरी तरफ को जा रही है तो वो आपकी स्पीड को कम करने की कोशिश करती है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक फॉर यू व्हेन द एयर इज़ मूविंग और द विंड इज़ मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये होता है कि अगर आप अपस्ट्रीम जा रहे हो, अपस्ट्रीम का मतलब ये होता है जो पानी है वो ऊपर की तरफ बह रहा है, लेकिन जो बोट है वो नीचे की तरफ जा रही है. तो उस केस में पानी इसकी स्पीड जो है वो बोट की स्पीड कम होगी, और वो कितनी कम होगी, वो पानी की जो स्पीड है वो उसको कम करने की कोशिश करेगी. तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आ जाता है कि डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का क्या मतलब होता है, तो ये क्वेश्चंस करना काफ़ी सिंपल हो जाता है. एक और चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है, कहीं पर भी मतलब एक दो क्वेश्चंस को छोड़कर, एक दो टाइप के क्वेश्चंस को छोड़कर, मोस्ट ऑफ द स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर जो इक्वेशन बनती है वो टाइम फॉर्मेट में बनती है. आई एम गोइंग टू से दिस अगेन. नॉर्मली इन द स्पीड डिस्टेंस टाइम क्वेश्चंस, ठीक है, वहाँ पर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको हम टाइम की इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं. मतलब हम टाइम के हिसाब से इक्वेशन को बनाएंगे. कैसे, मैं बताऊँगी वो भी. अब जैसे उसने बोला कि ऋतु जो है इस क्वेश्चन के अंदर, ऋतु गोज डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स. तो यहाँ टाइम क्या है आपका 2 आवर्स, डिस्टेंस कितना है आपका 20 किलोमीटर. अब क्योंकि डाउन स्ट्रीम है तो स्पीड जो होगी वो x प्लस वाई होगी. तो मैंने क्या बोला, इक्वेशन को हमने टाइम फॉर्मेट में लिखना है. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. वाई? बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम ऊपर ले जाओ, स्पीड नीचे ले आओ, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब डिस्टेंस है आपका 20 किलोमीटर, स्पीड है आपकी x प्लस वाई, और टाइम कितना है 2. अब आप इसको इधर ले जाओ तो तुम्हें मिलेगा 20 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई. सो 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y. 2 कॉमन ले लेंगे तो 10 इज इक्वल टू x प्लस वाई. ये बन जाती है आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है. अब हम बात करेंगे अपस्ट्रीम की. तो जब हम अपस्ट्रीम की बात करेंगे तो अपस्ट्रीम में स्पीड जो है वो है x माइनस वाई. फिर वो बोलता है कि अपस्ट्रीम में वो 4 किलोमीटर, डिस्टेंस जो है वो 4 किलोमीटर है, उसको जो टाइम लगता है वो 2 आवर्स लगता है. तो अगेन
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपका 4, स्पीड है आपकी x माइनस वाई और टाइम है आपका 2। तो फिर से क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब एक इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन सिर्फ x पे ही नहीं छोड़ देना, y भी निकालना है। सो y जो है इसी इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 6 y को निकालने के लिए 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, देयरफॉर y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 विच इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर, और ये लिखना बहुत ज़रूरी है, जो लास्ट में स्टेटमेंट होती है वो ज़रूर लिखनी है। स्पीड ऑफ बोट इज़ 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। सो इस तरीके से बोट वाले सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। आपकी बुक में 3 या 4 तरीके के बोट वाले क्वेश्चंस हैं और उनको आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. Before I move to that, अगर आप अपनी बुक में बोट वाले क्वेश्चन की एक और एग्जांपल ले लो, बिकॉज उसमें जो क्वेश्चन है उसमें रिडक्शन होनी है, तो फिर वो क्वेश्चन भी आपको मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। यहाँ तो बड़ी सिंपल इक्वेशन बन गई थी, वहाँ की जो इक्वेशन होगी वो हम करते हैं। अगर आप अपनी बुक में अंदर एग्जाम्पल नंबर 19 को देखते हो, तो बुक के अंदर जो एग्जाम्पल नंबर 19 है वो ये है कि अ बोट गोज़ 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम लिख लीजिए आप। एंड आ गया, मतलब यहाँ प्लस होना है, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स, ठीक है। फिर वो बोलता है कि 13 आवर्स के अंदर वही बोट 40 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम जाएगी और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। देखो पहले क्वेश्चन के अंदर एक बार ही हमने डाउनस्ट्रीम लिया था, एक बार ही अपस्ट्रीम लिया था, तो इक्वेशन कुछ और तरीके से बनी थी। यहाँ पर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों है, तो यहाँ पर भी टाइम फॉर्मेट लगाना है। अब टाइम जो है वो 2 बार निकालेंगे, एक टाइम अपस्ट्रीम निकालेंगे और एक टाइम डाउनस्ट्रीम निकालेंगे, और वो भी केस 1 में, मतलब ये है आपका केस 1। तो 1 के अंदर, केस 1 के अंदर टाइम अपस्ट्रीम इज जो है, एंड तो टोटल जो टाइम है वो है 10 आवर्स, ठीक है। अब जो स्पीड, मैंने क्या बोला था, टाइम फॉर्मेट में निकालना है, तो टाइम अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 10 आवर्स, ठीक है। डिस्टेंस अपस्ट्रीम जो है दैट इज़ 30 किलोमीटर एंड डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जो है दैट इज़ इक्वल टू 44 किलोमीटर, ठीक है जी। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, अब टाइम क्या है हमारा, T1, ठीक है। वो 10 आवर्स दिया हुआ है, उसको हम बाद में देखते हैं। T1 इज इक्वल टू, T1 इज अपस्ट्रीम, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, और स्पीड क्या थी x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई, क्योंकि ये अपस्ट्रीम है। और फिर 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम था, तो ये कहाँ आएगा, तो अपस्ट्रीम का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम विच इज़ इक्वल टू 10 आवर्स। फिर मैंने टाइम किया ना, क्योंकि ये जो टाइम है ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों को ऐड करके बना। तो पहले मैं अपस्ट्रीम का टाइम निकालूंगी, फिर मैं डाउनस्ट्रीम का टाइम निकालूंगी, दोनों टाइम्स को जब मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये बनती है तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, तो 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और टाइम कितना लगाया उसने 13 आवर्स। अब आप सोच रहे हो ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, कुछ नहीं है, लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस वाई बी इक्वल टू a, 1 माइनस x प्लस वाई बी इक्वल टू b।
सो 30A + 40B इज़ इक्वल टू 10 एंड 40A + 55B इज़ इक्वल टू 13। ये क्यों कैसे करना है ये पिछले वीडियो के अंदर मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज़ हाउ यू डू। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इक्वेशन चेंज हो गई, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन चेंज हो गई। जब आपने सिर्फ डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का क्वेश्चन करना है तो डाउनस्ट्रीम अलग से निकालना है टाइम, अपस्ट्रीम का अलग से निकालना है और इक्वेशन सॉल्व कर देनी है। अगर एक सिचुएशन में डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दोनों इकट्ठा टाइम दिया हुआ है तो आपने पहले यहाँ पे हम सिर्फ टाइम की बात कर रहे हैं। T1 + T2 इज़ इक्वल टू टोटल टाइम। तो T1 निकाला डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, T2 निकाला डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, T1 + T2 किया और हमें टोटल टाइम मिल गया जो केस 1 में था। केस 2 के अंदर भी हमने सेम सिचुएशंस लगा के इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। एंड गाइस आप इस तरीके के क्वेश्चन जितने ज़्यादा करोगे आपके लिए उतना बेटर है। एक हिंट आपको मैं दे देती हूँ, पेपर के अंदर स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन हर हालत में आता है, चाहे वो बोट की शेप में आए, चाहे वो बस ट्रेन की शेप में आए, किसी भी तरीके से आए, एक क्वेश्चन स्पीड वाला श्योर शॉर्ट पेपर में आता ही है। तो जितने भी स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आपने फोकस करना है, बहुत ज़्यादा आपने ध्यान देना है और उनको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना बेटर है। प्रैक्टिस के लिए आपके पास आरडी है, आरडी में से आप उसमें बहुत मेरे ख्याल 7-8 क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ डिस्टेंस स्पीड टाइम। उन्होंने क्या किया, आरडी वालों ने हर कैटेगरी को अलग से दिए हैं क्वेश्चंस, मतलब डिस्टेंस स्पीड टाइम के अलग से क्वेश्चंस हैं, एज वाले क्वेश्चंस अलग से हैं। सो आप एक एक उसको आराम से कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ हमेशा सजेस्ट करूँगी कि आरडी जब भी करनी है आपने ये नहीं सोचना कि अच्छा आज पेज नंबर 55 खोल लिया कर लेता हूँ और कल मैं पेज नंबर 28 कर लूँगा, ऐसा नहीं है। आरडी जब भी आपने एक चैप्टर की करनी है आपने सिस्टमेटिकली फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू होना है, क्योंकि आरडी के अंदर सिंपल क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करके बच्चे को कंसेप्ट का ग्रिप दिया जाता है और उसके बाद आप धीरे धीरे जैसे आगे जाते हो क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया जाता है। तो इजी क्वेश्चंस पे जब आपकी ग्रिप बन जाती है तो जो मुश्किल वाले क्वेश्चंस हैं वो और आसानी से आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, ओके, नाउ वी कम टू 2 women and 3 men, 2 women and 5 men finished their work in 4 days। ये डिस्टेंस और टाइम और वर्क वाला क्वेश्चन है। 2 वुमेन हैं, 5 मेन हैं और मिलकर ये 4 दिन में काम करते हैं। और जो सेकेंड सिचुएशन उसने दी है कि 3 women and 6 men finish it in 3 days। अब इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे। इस क्वेश्चन में वो ये कहता है कि 5 आदमी और 2 औरतें इकट्ठा एक साड़ी को एम्ब्रॉयडरी करने के लिए बैठती हैं और अलग अलग हिस्सा एम्ब्रॉयडर करते करते वो 4 दिन के अंदर उस साड़ी की या उस जो भी पीस को एम्ब्रॉयडर कर रहे थे उसकी वो एम्ब्रॉयडरी ख़त्म करते हैं। और उसी साड़ी को अगर 3 लोग और 3 विमेन और 6 मैन मिलकर काम करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ गए तो नंबर ऑफ़ डेज फिर कम हो जाते हैं, तो दे फिनिश द वर्क इन 3 days। आपने ये निकालना है कि एक आदमी अगर अकेला उस साड़ी को एम्ब्रॉयडर करता है या एक औरत अगर अकेले उस साड़ी को एम्ब्रॉयडर करती है तो वो कितना टाइम लगाते हैं। लेट अस रीड द क्वेश्चन। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men finish the same work in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone। ठीक है, सो जो चीज़ निकालनी है एक को x ले लो एक को y। सो लेट द टाइम taken by 1 man be equal to x days। ठीक है, अब टाइम एंड वर्क के जिन्होंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए हैं, टाइम एंड वर्क के अंदर हर चीज़ को 1 डे के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर एक आदमी एक साड़ी को एम्ब्रॉयडर करने में x डेज लगा रहा है तो वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, उसका 1 डेज वर्क विल बी 1/x। इसको मैं सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ कि अगर एक आदमी साड़ी को एम्ब्रॉयडर करने में 4 दिन लगा रहा है तो वो एक दिन में कितनी साड़ी एम्ब्रॉयडर कर रहा है, 1/4, तो 1/4। तो इसमें क्या होता है, टाइम टेकन बाय मैन या पार्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी डन इन 1 day इज इक्वल टू 1/x। ठीक है,
फिर हम वुमेन के लिए भी ये करेंगे. लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमन is equal to y days. Therefore, amount of work done in one day is 1 upon y. इतना समझ आ गया? ओके. अगर एक औरत एक दिन में 1 upon y काम करती हैं तो दो औरतें कितनी करेंगी? Therefore, work done by 2 women is 2 into 1 by, हर औरत का अपने हिस्से का एक दिन का काम, और क्योंकि दो औरतें हैं तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. दैट बिकम्स 2 अपॉन y. एंड वर्क डन बाय 5 men इज इक्वल टू 5 इंटू 1 अपॉन x विच इज़ 5 अपॉन x. तो बेसिकली आपने करना क्या है, नंबर ऑफ डेज को x लिया फॉर मैन और वुमेन के लिए इतना लिया, दोनों का 1 डेज वर्क निकाल लिया. 1 डेज वर्क निकालने के बाद आपने जितने आदमी क्वेश्चन में दिए गए हैं एक सिचुएशन में, उतने के साथ में उसको मल्टीप्लाई कर देना. तो इसका मतलब है 2 औरतों का, 2 आदमियों का एक दिन का काम और 5 एक दिन का काम. तो अगर टोटल काम को करने में 4 दिन लगे तो एक दिन में कितने लगे? 1/4. क्वेश्चन को दोबारा से समझो. हमने हर चीज़ 1 डे के हिसाब से करती है. तो अगर एक औरत y डेज लेती है और एक आदमी x डेज लेता है तो एक औरत का एक दिन का काम कितना है? 1 अपॉन y. तो 2 औरतें एक दिन में कितना काम कर रही हैं? 2 इंटू 1 अपॉन y, बिकॉज देयर आर 2 women which are working. और दोनों औरतों का कैपेसिटी सेम है काम करने की. और 5 आदमियों की अगर एक आदमी की कैपेसिटी 1/x है तो 5 आदमियों की कैपेसिटी कितनी होगी? 5 अपॉन x. ठीक है. अब इन दोनों औरतों ने एक दिन में इतना काम किया, इन 5 आदमियों ने एक दिन में इतना काम किया, और साड़ी कितनी एम्ब्रॉयडरी हुई? 1/4, बिकॉज टोटल साड़ी को एम्ब्रॉयडर करने में 4 दिन लगे. तो एक दिन में कितना लगा? सो ये हो गया 1 डेज वर्क. इन केस 1. सिमिलरली 1 डेज वर्क इन केस 2 इज, सेकेंड केस में कितनी औरतें हैं? 3 अपॉन y. 6 अपॉन x इज इक्वल टू 1/3. तो आपकी ये इक्वेशन तैयार हो गई. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब आपने क्या करना है? लेट 1 अपॉन y बी इक्वल टू x ले लो, 1 अपॉन x बी इक्वल टू 1 अपॉन इसको a ले लो और इसको आप b ले लो. सो 2a प्लस 5b इज़ 1/4. एलसीएम लेके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. 3a प्लस 6b इज़ इक्वल टू 1/3. एलसीएम लेके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. ठीक है. तो आपने कुछ नहीं करना है, ये 4 को इधर इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगी 8a प्लस 20b इज़ इक्वल टू 1. ये 4 उधर ट्रांसपोज हो गया. एंड ये बन जाएगी 9a प्लस 18b इज़ इक्वल टू 1. तो दोनों इक्वेशंस को आप आराम से सॉल्व करके क्वेश्चन कर सकते हो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेन एंड वीमेन. मेन एंड वीमेन में टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगता है, और टाइम और वर्क के कंसेप्ट में आपने क्या करना है? 1 डेज वर्क निकालना है एक आदमी का और एक औरत का, और फिर उसी हिसाब से आपने क्वेश्चन को करना है. उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन 3.6 का, विच इज़ रूही ट्रैवल्स 360 किलोमीटर. रूही की जर्नी अपने घर की 360 किलोमीटर है, जिसमें से कुछ जर्नी वो ट्रेन से कर रही है और कुछ जर्नी वो, तो जो ट्रेन से जर्नी करेगी और वो बस से करेगी. सो लेट द अमाउंट ऑफ जर्नी डन बाय ट्रेन बी इक्वल टू x एंड दैट बाय बस बी इक्वल टू y. सो लेट द जर्नी, सॉरी, शी टेक्स 4 hours इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन. तो 60 किलोमीटर वो ट्रेन से चली, और वो ये थोड़ा सा एक्चुअली आई जंप टू द सिचुएशन. एंड रिमेनिंग बाय बस, तो रिमेनिंग बाय बस कितना होगा? 360 में से, सॉरी ये 300 है, 300 में से 60 निकाल दिया तो 240 किलोमीटर वो चली बस में. तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इक्वल टू x एंड दैट ऑफ द बस बी इक्वल टू y. मैंने क्या बोला था? वी डू दिस इन द फॉर्मेट ऑफ टाइम. ठीक है. और उसने कितना टाइम लगा? 4 hours.
तो पहले हम लिखेंगे टाइम बाय ट्रेन is distance upon speed which is 60 upon x. Time by bus is distance upon speed which is 240 upon y, and total time is 4 hours. Therefore 60 upon x plus 240 upon y is equal to 4 hours. क्या किया मैंने पहले भी बोला, स्पीड डिस्टेंस टाइम का जो हर क्वेश्चन है वो टाइम के फॉर्मेट में होगा, तो हम टोटल टाइम उसको पूरी जर्नी में 4 घंटे लगा, ठीक है। तो पहले हम ट्रेन से टाइम निकालेंगे और हर क्वेश्चन को टाइम में निकालना है, मतलब हर क्वेश्चन में डिस्टेंस अपॉन स्पीड करनी है। अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, दोनों को आपस में डिवाइड करो तो आपको टाइम बाय बस मिल गया और टाइम बाय ट्रेन मिल गया। ये हो गया तुम्हारा बस का टाइम, ये हो गया तुम्हारा ट्रेन का टाइम, और ये जो 4 आवर्स है ये तुम्हारी पूरी जर्नी का टाइम, ठीक है। तो सिमिलरली दूसरी सिचुएशन में वो क्या बोलता है कि 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, सो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, तो हो गया 200 किलोमीटर बाय बस एंड शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो टाइम पहले कितना था 4 आवर्स, और अब उसमें कितने लगे 10 मिनट ज़्यादा। अब 10 मिनट में यहाँ 10 नहीं ऐड करने, मिनट ऐड करने, ये आवर्स थे, सो 10 अपॉन 60 ऐड कर देने हैं। यहाँ आप इसको 4 10 अपॉन 60 लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा 25/6। 4 अगर आप एलसीएम भी लेते हो तो भी सेम आंसर आएगा। अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो ये आएगा 60, 240 प्लस 10 विच इज़ 250 upon 60 which is 25 upon 6. Therefore 100 upon x plus 200 upon y is equal to 25 upon 6. फिर वही करना है, 1 upon x को a ले लो, 1 upon y को b ले लो और क्वेश्चन को आप निकाल लो। फिर जो a और b की वैल्यू आएगी उससे आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इनफैक्ट 3.6 पूरी एक्सरसाइज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थोड़ी डिफ़िकल्ट है, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। तो मतलब चाहे आपने स्कूल के पेपर क्यों ना हो, उसमें भी जो टीचर्स हैं वो इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन देना प्रेफर करते हैं, ठीक है, टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। देन वी मूव ऑन टू एक ऑप्शनल एक्सरसाइज, एंड ऑप्शनल एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं दे आर प्रीटी डिफ़िकल्ट मतलब अगर कंसेप्ट पता लग जाए तो करने में बहुत आसान होता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू द होल पॉलिनोमियल एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन जो है 3.7 का वो ये है कि अनिल और बिरजू 2 फ्रेंड हैं, अनी और बीजू, और उन दोनों की जो एज है वो 3 इयर्स से फ़र्क है। अब कुछ टीचर्स जो हैं वो x माइनस वाई को प्लस माइनस 3 लेके क्वेश्चन करते हैं, तो इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बड़ा अनी को ले लूँगी और बीजू को मैं छोटा ले लूँगी। सो लेट द एज ऑफ अनी बी इक्वल टू x एंड दैट ऑफ बीजू बी इक्वल टू y, ठीक है जी। तो मतलब x में से जब y की हमने किया तो वो आया 3 इयर्स, बिकॉज उसने बोला है कि डिफरेंट एजेस ऑफ द 2 फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर। अब उसने ना आगे एक और कंडीशन दे दी है, और इसको x और y की जगह मैं अगर a और b लूँगी तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, बिकॉज a स्टैंड्स फॉर अनी, b स्टैंड्स फॉर बीजू। अब वो ये कहता है कि अनीज फादर धर्म इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। तो d जो है दैट इज़ 2 टाइम्स a, इसको लिख दीजिए। और फिर उसने बोला कि बीजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। अब आप सोच रहे हो कि ये सी कहाँ से आ गया, डी आ गया। आपने कुछ नहीं किया, आपने उनके जो नाम है उनके पहले अल्फ़ाबेट्स को ले लिया, ठीक है। तो धर्म इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स अनी, एंड बीजू जो है वो अपनी बहन से डबल उसकी एज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया d इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स a, और यहाँ देयरफॉर c इज़ इक्वल टू b अपॉन 2, ठीक है। फिर वो आगे क्वेश्चन बोलता है द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। यहाँ ना थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा देनी है कि जो धर्म है वो फादर है तो वही बड़ा होगा, तो धर्म और कैथी की उम्र के बीच में 30 ईयर्स का फ़र्क है। तो a माइनस बी इज़ इक्वल टू 3 आपकी पहली इक्वेशन बनती है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन में आप c और d में a और b की वैल्यूज़ को डाल दोगे। d क्या था 2 टाइम्स a,
तो यहाँ d की जगह मैं क्या लगा दूँगी 2a, c क्या था b/2, तो यहाँ मैं क्या लगा दूँगी b/2 एंड दिस इज इक्वल टू 30। एलसीएम ले लूँगी और मेरे को मिलेगा 4a माइनस b इज इक्वल टू 30। इसको इधर ले जाओ, 4a माइनस b इज इक्वल टू 60, ये बन जाती है तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन। तो ये है तुम्हारी ऊपर की इक्वेशन, ये तुम्हारी नीचे की इक्वेशन, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा a माइनस बी इज इक्वल टू 3। दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस कर दो। 3a इज इक्वल टू 57, a इज इक्वल टू 57/3 विच इज इक्वल टू 19 ईयर्स। तो अनी जो है उसकी उम्र 19 ईयर्स है, तो ऑब्वियसली जो बीजू की ईयर है और एज है वो कितनी हो जाएगी 19 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 16 ईयर्स, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है गिव मी 100 फ्रेंड। तो दो फ्रेंड्स हैं और आपस में वो थोड़ा पैसों का लेन देन कर रहे हैं। तो पहला ए कहता है दूसरे को गिव मी 100 एंड आई देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। The other replies, you give me 10, then I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their capital. मतलब let the amount with x be equal to x rupees and let the amount with y be equal to y rupees, ठीक है। सबसे पहले x की बात करते हैं। x बोलता है y को गिव मी 100, मतलब y अपने 100 रुपये देगा तो y को 100 का नुकसान हो जाएगा एंड एट द सेम टाइम x को वो 100 रुपये जब मिल जाएंगे उसको इसका फ़ायदा हो जाएगा। लेने के बाद x के पास बचे x प्लस 100, y के पास बचे y माइनस 100। कम किसके पास है? इसके पास। तो वो बोलता है x कहता है कि मैं तेरे से ट्वाइस एज रिच एज यू हो जाऊंगा। तो अब मैंने आपको पहले भी स्टेटमेंट क्वेश्चंस में बताया है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगाना होता है तो जो चीज़ कम होती है उसके साथ, यहाँ x के पास ज़्यादा पैसे हैं, y के पास कम पैसे हैं, तो इसलिए जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो y के साथ में जाके लगेगा। सो x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200, ट्रांसपोज करो तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 100 आपकी पहली इक्वेशन आ जाती है, सॉरी माइनस 300 आपकी पहली इक्वेशन आ जाती है, ये इधर चला जाएगा। फिर सेकंड इक्वेशन में y बात करता है, y कहता है x को you give me 10 then I will be 6 times as rich as you। तो ये हो जाएगा y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60, तो 6x माइनस y इज इक्वल टू 10 प्लस 60, तो 6x माइनस y इज इक्वल टू 70। ये है तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2। तो ये है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। सो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, और ये बनता है 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। इस इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी, सो आई विल गेट 6x माइनस 12y इज इक्वल टू y के पास है 170 रुपीज़, ठीक है। तो x के पास कितने हो जाएंगे वो हम ऊपर की इक्वेशन से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू द क्वेश्चंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 फिर से स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का है, और इन क्वेश्चंस के अंदर वही हमने करना है, टाइम के फॉर्मेट के अंदर हमें क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। तो लेट अस डू दिस। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. If the train would have been 10 kilometers faster, it would have taken 3 hours less than the scheduled time.
and if it was slower by 10 kilometer it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. This is a little difficult question. सबसे पहली बात कि जो अभी तक जो कंसेप्ट तुमको समझाए हैं यहाँ थोड़ा सा हट के कंसेप्ट लगना है. सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ दो चीज़ों की बात हो रही है. एक हम कर रहे हैं स्पीड की बात और एक हम कर रहे हैं टाइम की बात. निकालना है हमको डिस्टेंस. ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पीड को x ले लेंगे और टाइम को ले लेंगे y. तो व्हाट इज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम एंड दिस विल बी इक्वल टू xy. ठीक है. केस 1 में वो ये बोलता है कि बिकॉज यहाँ सब कुछ अननोन है ना, तो आप किसी चीज़ को भी कुछ भी ले सकते हो. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो चीज़ें बदल रही हैं उनको वेरिएबल बोलते हैं. तो जो चीज़ें बदल रही हैं वो है x और y. तो वहाँ पे हम इसको इस तरीके से करेंगे. सो गिव मी 100 a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time, and if it was slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. तो केस 1 में अगर स्पीड को हम 10 किलोमीटर फास्टर करते हैं तो न्यू स्पीड इज x प्लस 10. तो टाइम कितना कम हो जाएगा, इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस. तो टाइम में से 2 घंटे हमने माइनस कर दिए. ठीक है. तो डिस्टेंस इस केस में क्या बना, x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2 बिकॉज डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम. और दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है. यहाँ सिर्फ स्पीड कम ज़्यादा कर रहे हैं, उस वजह से टाइम कम ज़्यादा हो रहा है. तो डिस्टेंस दोनों केस में सेम है. देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2. और ये सब देख के घबरा नहीं जाना कि एक्स वाई को कैसे सॉल्व करना है. जैसे ही आप ब्रैकेट खोलोगे यू विल हैव एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20. एक्स वाई कट जाएगा, सब कुछ इधर ट्रांसपोज कर देंगे. सो 2x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 20 आपकी इक्वेशन बन जाएगी. तो इस तरीके से पहली इक्वेशन बनती है. दूसरी इक्वेशन भी आपने उसी तरीके से बनानी है. गाइस यू डोंट हैव टू बी टेरिफाइड ऑफ द स्टेटमेंट क्वेश्चंस. धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, समझ के क्वेश्चंस करो. स्टेटमेंट को अगेन इक्वेशंस में बनाने की कोशिश करो, क्वेश्चंस आराम से हो जाते हैं. तो अगले केस में वो बोलता है इट हैड बीन स्लोअर. अब हमने स्पीड को कम कर दिया. तो न्यू स्पीड इज इक्वल टू x माइनस कितनी कम करी, 10 किलोमीटर पर आवर. और टाइम अब कितना ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा. इट वुड हैव टेकन 3 more hours. तो स्पीड यहाँ पे टाइम यहाँ पर बढ़ गया. तो डिस्टेंस कितना आ गया तुम्हारा, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3. ब्रैकेट खोल के सेकेंड इक्वेशन बनेगी और उससे आप x और y की वैल्यू आराम से. मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है इट इज़ अ लिटिल लाइक कॉम्प्लिकेटेड इन द RD और इन द बुक्स. थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम करें तो क्वेश्चन बड़े आराम से निकल जाता है. तो उसमें बोलता है तो स्टूडेंट्स आर मेड टू स्टैंड इन अ रोज. इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड हैव बीन 1 row लेस, एंड इफ द स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 rows मोर. तो हम ना इसमें क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को x ले लेंगे एंड नंबर ऑफ रोज को हम y ले लेंगे. ठीक है. और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 row लेना है. एक रो में x स्टूडेंट है और नंबर ऑफ रोज कितनी आ जाएंगी y. तो आपके जो टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे x y. नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 row मल्टीप्लाइड बाय रोज आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे. तो ऊपर जैसे ही क्वेश्चन बन जाता है, इफ़ देयर आर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इन अ रो. एक रो में अगर 3 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 row अगर x है और एक रो में मैं 3 स्टूडेंट्स x ज़्यादा कर देती हूँ तो वो x प्लस 3 बन जाता है. देयर वुड बी 1 row लेस, एक रो कम हो जाएगी. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बन जाएंगे, फिर से एक्स वाई. अब फिर से अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई. और x माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3. ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है.
फिर दूसरे उसमें ये बोलता है इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन 1 रो, पहले हमने बढ़ाए थे अब हम कर देंगे। देयर वुड बी 2 रोज मोर, रोज 2 बढ़ जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिर उतने ही रहेंगे क्योंकि हम नंबर कम ज़्यादा कर रहे हैं, क्लास के अंदर तो स्टूडेंट उतने ही रहेंगे ना जितने थे पहले, तो हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पहले ही XY लिया था। तो जितने एक रो में स्टूडेंट्स हैं मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रोज करोगे, जैसे एक स्टूडेंट में अगर एक रो में 4 स्टूडेंट हैं, रोज अगर 15 हैं तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 15 × 4 60, तो 15 × 4 तो इसी तरीके से। तो अब ये बन जाएगा XY + 2x - 3y - 6 इज इक्वल टू XY, सो 2x - 3y इज इक्वल टू 6। ये है तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप ऊपर की इक्वेशन को करते हो, देयरफॉर सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन, वहाँ मेथड मेंशन कर देना है, ठीक है। सो -x + 3y इज इक्वल टू 3 and 2x - 3y is equal to 6. So x is equal to 9 students, ठीक है। और नंबर ऑफ रोज आप आराम से किसी भी एक वैल्यू के अंदर उसको डाल के क्वेश्चन को निकाल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू द, तो इसमें नंबर ऑफ रोज अगर मैं इस इक्वेशन में डालती हूँ, सो -9 + 3y इज इक्वल टू 3 + 3y इज इक्वल टू 3 + 9, 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए आपके 9, नंबर ऑफ रोज आ गई 4, टोटल स्टूडेंट्स आ जाते हैं 9 × 4 36। So this is all about the statement questions. Question number 5, 6th और 7 जो है वो ग्राफिकल इक्वेशंस और सॉल्विंग करनी है। जो पूरा का पूरा 7th क्वेश्चन है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया जाता है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अगर कोई क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो वो नॉर्मली ऐसे ही अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Okay, so now there are 3 angles. Angle C is equal to 3 times angle B, and 3 times angle B is equal to 2 times angle A plus B together. तो आपने इसको निकालना है। तो इस क्वेश्चन में ना क्या करना होता है कि पहली बात तो ये है कि A + B + C जो है वो 180 डिग्री है। अब आपने हर चीज़ को या तो B की भाषा में लिख लो, कैसे भी लिख लो। तो यहाँ पे अगर एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B, तो यहाँ पर B तो B लिखा और यहाँ पे हम C को क्या लगा देंगे, 3 टाइम्स एंगल B लिख देंगे, ठीक है। अब हम करेंगे A की बात। अब 3 टाइम्स एंगल B जो है वो 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B के बराबर है। अगर मैं खोलती हूँ इसको, इधर ट्रांसपोज करूँगी, सो एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल A। तो एंगल A क्या हो गया, B/2। तो हमें A भी B की फॉर्म में मिल गया, C भी B की फॉर्म में मिल गया, तो B की फॉर्म में है ही है। तो इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, A की जगह हम क्या लगाएंगे, B/2, B की जगह B लगाएंगे और C की जगह क्या लगा देंगे, 3 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल है। सो वी विल टेक एलसीएम। एलसीएम लेके हमें ये मिलेगा 9B इज इक्वल टू 360, तो B आपका आता है 40 डिग्री, एंगल A जो होगा वो 20 डिग्री होगा, और एंगल C 3 × B विच इज़ 3 × 40 विच इज़ इक्वल टू 120 डिग्री। सो दिस इज़ हाउ यू डू द क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। और लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें अंदर आपने 9th क्लास के अंदर क्वेश्चन किया था कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके आमने सामने के एंगल्स का जो सम होता है, ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। वो इक्वेशन डाल के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो दिस फिनिशेस द स्टेटमेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर लीनियर इक्वेशंस, एंड आई वुड अगेन लाइक टू स्ट्रेस यू कि प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, दिस इज़ द ओनली मंत्रा टू डू दिस चैप्टर वेरी ईजिली, एंड इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट, शुरू में डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप अगर आप आरडी खोल के, अगर आप बोर्ड वाले क्वेश्चंस कर रहे हो, अगर आप आरडी के क्वेश्चंस को खोल के एक ही साथ 4-5 बोर्ड वाले क्वेश्चंस करते हो, आपको आराम से वो क्वेश्चंस समझ आते हैं। फिर भी अगर डाउट्स हैं तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी। थैंक यू।